ये परिस्थितियां सरकार के स्पष्ट आदेश थे, केंद्रीय सरकार के, कि सांप्रदायिक दंगे में बातचीत कम करिए, कड़े से कड़े कदम उठाइए ताकि सांप्रदायिक विवाद रोका जा सके। मुझे शंका ये है कि और हमारा प्रशासन हेविली क्रिमिनलाइज हो रहा है। इसको रोकने के लिए बस एक ही तरीका है, और मेरा मानना ये है अजीत भाई, चाहे आप इसको माने ना माने, कि सिर्फ हिंदुस्तान में इस वक्त प्रधानमंत्री जी इसको रोक सकते हैं। मोदी जी इस वक्त हिंदू बुद्धिजीवी, मुस्लिम बुद्धिजीवी, सिख बुद्धिजीवी, बौद्ध बुद्धिजीवियों को बुला के ये संदेश दें कि आप जगह जगह जाके जहां जहां आपका इन्फ्लुएंस है वहां बात करिए और वहां लोगों को समझाइए, ये मैसेज दीजिए कि हिंदुस्तान क्या है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब छोटे छोटे ग्रुप्स को बुला के और एसपीज और कमिश्नर्स और कलेक्टर्स की और अपने चीफ मिनिस्टर्स की, और चीफ मिनिस्टर को ये ताकीद करें कि मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा कि जहां 450 चर्चेस डैमेज हो गई हैं, 450 चर्चेस डैमेज हुई हैं मणिपुर में, आपने ये नहीं कहा है वहां के चीफ मिनिस्टर साहब को, और वो बने बैठे हुए हैं। तो जब तक ये संदेश, और ओनली द प्राइम मिनिस्टर कैन डू दिस टुडे, क्योंकि आपकी काबीना में कोई दम, आपकी तरफ देखते हैं, आपके माफी के साथ कलेक्टरों में कोई दम नहीं रह गया है। मैं माफी के साथ नहीं, मैं इसलिए इसमें ये कर रहा हूं, नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री रोक नहीं सकते, लेकिन प्रधानमंत्री किसी सूरत में नहीं रोकेंगे। इसी बात पर सुदर्शन फाकिर का एक शेर है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो जब जिन पर आरोप है, जो रोटी बेटी और माटी छीनने के नारे अभी झारखंड में लगा रहे थे, जो बांसवाड़ा में लोकसभा चुनाव में ये कह रहे थे कि तुम्हारी जमीन जायदाद छीन कर ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले और घुसपैठियों को दे देंगे विपक्ष के लोग, जो तुम्हारे पास 2 भैंस है तो एक भैंस खोलकर ये दे देंगे किसी को, तुम्हारे जेवर छीन लेंगे, तुम्हारे गहने छीन लेंगे, 2 बाइक है तो एक बाइक ले लेंगे, 2 मकान है तो एक मकान ले लेंगे, ये किसका नारा है। कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं, किसका नारा है, किसकी जुबान से निकला। शमशान कब्रिस्तान किसकी जुबान से निकला। ये सारे जुमले मैंने वो दोहरा दिए जो खुद प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से निकले हुए एकदम विभाजनकारी और सांप्रदायिक नारे हैं। तो जब टॉप से ही मैसेज क्लियर है सर, नीचे से मुख्यमंत्री कहता है कटोगे तो बटोगे, ऊपर बैठे शख्स कहते एक हैं तो सेफ हैं, और तुम्हारी बेटी माटी रोटी छीन लेंगे, तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं सर। इसलिए मैंने कहा ना, मेरा कातिल मेरा क्या मेरे हक में फैसला देगा। नहीं भाई, मैंने आपसे यही अर्ज किया कि जब आप पॉलिटिकल मफाद देखते हैं अपना, जब आप पावर में आना चाहते हैं, और पावर में आना इतना मुश्किल है और पावर में रहना उससे ज्यादा मुश्किल है कि आप ये सब हरकतें करते हैं। प्रधानमंत्री तो ले लिए, मैं तो वो ले भी नहीं सकता, ईमानदारी की बात यह है। लेकिन आपको जो उम्मीद तो करनी पड़ेगी, अगर आप विकसित भारत की बात करते हैं, अगर आप उस भारत की बात करते हैं जहां 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि कितनी गरीबी। आप दिल्ली के पास रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, आप चलिए और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भर्ती होने की कोशिश कर लीजिए। आप चलिए और दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल, वहां जब ओपीडी खुलता है तो एक हुजूम अंदर घुसता है डॉक्टरों के पास, और हुजूम दवाइयां लिखने के लिए, और डॉक्टर को ये नहीं मालूम चलता है कि मैं कैंसर की दवाई लिख रहा हूं या सर दर्द की दवाई लिख रहा हूं। ये गरीबी का आलम है, जहां पानी नहीं आता है, जहां लोगों को खाना नहीं मिलता है, जहां पोल्यूशन से लोग दमे से मर रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं तो ये मेरी आपसे बार बार गुजारिश है। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं सर, आपसे सहमत हूं कि इस वक्त देश को जरूरत क्या है। क्या आप अतीत के सदियों पुराने किसी जख्म को कुरेद कर घाव बनाएंगे, फिर घाव को कुरेद कर जानलेवा बीमारी बनाएंगे और जान देंगे, या फिर भविष्य की ओर देखेंगे। आप जब एक तरफ 2047 के रोड मैप की बात करने लगते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्था और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस पर हम जाएं तो उनके जुमलों की लंबी लिस्ट है। जब ये करते हैं तो क्या उसके लिए संभल की किसी मस्जिद में, जो 15वीं शताब्दी की मस्जिद है, सर्वे करके ये पता लगाने की जरूरत है कि हरिहर मंदिर था या कल्की मंदिर था,
या कल को कोई आ जाए सिरफिरा, जो हो चुका है पहले, कुतुब मीनार 26 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, इसलिए भजन कीर्तन करो, कुतुब मीनार की खुदाई कर दो, या ताजमहल की खुदाई कर दो, या कहीं और कर दो, लंबी लिस्ट है मैंने आपको बताई। क्या ये रास्ता आपको 2047 की तरफ ले जाएगा, जो प्रधानमंत्री का सपना है? क्या इस रास्ते पर विश्व गुरु बनेंगे? क्या इस रास्ते पर चलकर जो 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, जो 5 किलो के अनाज पर आश्रित हैं, क्योंकि उनके इतनी क्षमता नहीं है कि वो 5 किलो अनाज अपने दम पर खरीद सकें। आज सरकार ने फ्री भी क्या कर दिया सर? महाराष्ट्र चुनाव में क्या हुआ? क्योंकि आपने 1500 रुपए महीने की एक किस्त लाड़की बहन बांध दी और 7500 रुपए दे दिए। वही हुआ मध्य प्रदेश में और वही हुआ झारखंड में। तो ये सब स्थितियां क्यों है? क्योंकि आपका रोड मैप, एक तो यहां ये हो गया फ्री दो और वोट लो, और दूसरी बात पोलराइजेशन करो, कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है। जी हाँ, जी। तो यही मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे यही कहा था कि ये खेल ही पावर का है, और ये अपने सामने देख रहा है कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, और उस वक्त आप उसको नहीं रोक पाएंगे। मैं तो कहता हूं आज भी इनके लिए रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ये फुट सोल्जर के मुंह में खून लग गया है, ये आप सुनने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने कोशिश लगा दी, और वो हिंदुस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हम नहीं चाहते कि हमारे मुसलमान गेटवाइज होके कि गाजा टाइप की पट्टी में रहने लगे। हम नहीं चाहते ये। हम नहीं चाहते कि हमारे क्रिश्चियन नन्स और पादरीज के साथ बदसलूकी हो, और उस इंटरेस्टेड नहीं, आपका प्रशासन इंटरेस्टेड नहीं है, आपके एनजीओ जो है वो नपुंसक हो चुके हैं। फिर कैसे काम करेंगे भाई, और हिंदुस्तान कैसे चलेगा? तो सोल्यूशन अगर ढूंढना है आपको, देखिए न्यायालय से अब आपको कोई उम्मीद नहीं रह गई, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से आपको उम्मीद नहीं रह गई, आपकी जो बिरादरी है वो किसी के गोद में जाके बैठ गई। तो हम जा कहाँ रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान बनना चाहते हैं? क्या आप अफगानिस्तान बनना चाहते हैं? मैंने 3 साल अफगानिस्तान में काम किया है, जब तालिबान वहां से चले गए थे, इसका रूल आ गया था, और मैंने वो दौर देखा है जो तालिबान ने वहां पर किया था। क्या हम हिंदुस्तान को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, जब इतनी नफरत हो जाए आपस में? और हो रही है। आप दिल्ली के ड्राइंग रूम में बातचीत करके तो देखिए, और सुन के देखिए। हमारे धर्मगुरु को तो बैठना पड़ेगा आपस में। देखिए, हमने तो, आपको तो मालूम है, हमने आरएसएस में बातचीत की, और हमने ये देखा कि जो शिकायतें हैं वो बहुत मिनिमल हैं। आप हमको काफिर कहते हैं, आप गाय खाते हैं, आपने मंदिर तोड़े। सोल्यूशन, जिसकी सोल्यूशन बात हो सकती है, आज गाय कोई नहीं खा रहा है, काफिर किसी को कोई नहीं कहता है, लेकिन आपके जहन में बैठ गया है कि मुसलमान हमको काफिर कहते हैं, इसलिए इनसे नफरत करो। मुसलमानों को भी ये कहना पड़ेगा कि भाई सिर्फ जो इब्राहिम ये अपना रास्ता सही समझते हैं, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, जूस को ये समझना पड़ेगा कि भाई सिर्फ आप ही का रास्ता सही नहीं है, और भी अनेक रास्ते हैं। लेकिन इसको मिलाने के लिए इस नदी को इस ओशन में ले देना होगा आपको। डायरेक्शन कौन देगा? मैंने आपको कहा ना कि ना गांधी जी हैं, ना विनोबा जी हैं, ना बाबा आमटे हैं, ना रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो डायरेक्शन देगा कौन भाई? और ना बीजेपी में ऐसी धाराएं हैं कि एक तरफ आडवाणी है, एक तरफ वाजपेयी है, कि आडवाणी नरेंद्र मोदी को बचाना चाहते हैं, और वाजपेयी कम से कम ये कह तो रहे कि राजधर्म निभाते गुजरात दंगे के बाद। तो कम से कम हार्ड लाइनर, सॉफ्ट लाइनर भी तो धाराएं थी, वो भी नहीं है। एको हम द्वितीय अस्थि। लेकिन मैंने पिछली बार भी आपसे जब बात की थी उस मुद्दे पर, आरएसएस के नेतृत्व से आपकी मुलाकात को लेकर, तब भी कुछ असहमतियां थी। फिर मैं कह रहा हूं सर कि आप बार बार जब कह रहे हैं, शायद दूसरी बार तीसरी बार आपने कहा कि फुट सोल्जर के मुंह में खून लग गया। मैं कहता हूं फुट सोल्जर के मुंह में खून नहीं लगा। अगर वो सोल्जर है, दरअसल चीफ के मुंह में खून लगा हुआ है, क्योंकि फुट सोल्जर की क्या हैसियत है? फ्रिंज एलिमेंट है। जो चीफ हैं उनको कुछ भी कह दीजिए, टाइम मैगजीन कभी डिवाइडर इन चीफ कह चुका है, उनके मुंह में खून लगा है। तभी तो भाई, जब आप कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, और ये घुसपैठी और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, तो भाई नीचे वाला तो उससे 100 गुना ज्यादा करेगा। ये ऊपर से आ रहा है, हम ये क्यों नहीं सोचते? और ये बोलने में हमको गुरेज क्यों होना चाहिए? नहीं, मैं दूसरी स्टेज पे आ गया हूं कि बोलने वाला जो ऊपर का आदमी है वो समझ रहा है कि डैमेज भी हो। अगर ऊपर बैठे हुए आदमी को हिंदुस्तान से मोहब्बत है
तो फिर एक कोर्स करेक्शन की भी जरूरत है। और अगर वो कोर्स करेक्शन नहीं हुआ तो जो आपने संकेत दिया है, मैं तो खुद कहता हूं कि 2 महीने में आप वो तमाशा देखने वाले हैं जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी। ऐसे हैं जो इसका इशारा लेंगे और 2-2 घंटे में ये ऑर्डर करेंगे, और फिर उन्हीं 25 जिलों में वहां के एसपी और कलेक्टर कुछ नहीं करेंगे और गोली चलेगी हिंदुस्तान में। ये तो इनएविटेबल है। लेकिन क्या जो हमारी गवर्नमेंट है ये चाहती है? और ये गवर्नमेंट नहीं चाह सकती, क्योंकि हिंदुस्तान को तबाह करना कोई सरकार नहीं चाहती। आप किसी को सताना चाहते हैं, ये मुमकिन है, लेकिन मुल्क को बर्बाद करना मैं नहीं विश्वास करता कि ये चाहेंगे। तो अब क्या, अब देखिए जो मैंने शुरू में कही चिंताएं आप भी समझते हैं, इससे ये रास्ता अब कहां ले जा रहा है? देखिए, ये उम्मीद तो आपने तब भी पाली थी जब आरएसएस चीफ से मिले आप जैसे 4-5 लोग, बुद्धिजीवी लोग, एसवाई कुरैशी साहब और लोग। उसको वक्त हो गया काफी, स्थितियां कुछ बदली, क्या बदली तो नहीं मेरे हिसाब से। तो जो शुरू में हमने ऊपर लिखा है, मस्जिदों के सर्वे का ये सिलसिला देश को कहां ले जाएगा, या ऐसी स्थितियां कहां ले जाएगी अगर और ये चला रुकेगा क्या? नहीं, क्योंकि संकेत कोर्ट ने दे दिया है कि कोर्ट में जो बहुत सारे जजेस हैं उनके क्या इंक्लिनेशन हैं, और अगर ये बात सही है तो ये सिलसिला रुक नहीं सकता, क्योंकि एक आपने सुराग दे दिया है, एक रास्ता बता दिया है कि मुस्लिम समाज को और किया जाए और परेशान किया जाए। तो आप समझ सकते हैं अगले 2 महीने 3 महीने में क्या होने वाला है। उसका उच्चारण करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रास्ता है वो बिल्कुल मुझे तो अंधेरे वाला दिखता है। क्योंकि अगर न्यायालय पे विश्वास आपका हट गया और प्रशासन कई दिन से मिला हुआ है, तो फिर उम्मीद नहीं की जा सकती, फिर सिर्फ ये विनाश है। तो क्या व्हाट नेक्स्ट? जैसे आपने विपक्ष की, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, रामधारी सिंह दिनकर की लाइन है, पहले विवेक मर जाता है। जी जी। तो अब क्या नेक्स्ट? क्या, चाहे आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हों, चाहे अपने अपने स्तर से प्रयास करने वाले तमाम लोग हों, हम लोग बोलते रहते हैं, बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं, कुछ लोग समय समय पर पिटीशन भी लगाते हैं ऐसे मामलों में। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस मामले में भी कोई याचिका दायर की जाए, लेकिन क्या रास्ता क्या है? क्योंकि जो फैसला करने वाला है, जो सत्ताधीश है, जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में अधिकार है, जिसके एक निर्देश पर ऐसी जो चीजें हो रही है, वो नफरती एजेंडे को बढ़ाने वाली ये चीजें वो बंद हो सकती है, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं है। अगर नहीं चाहता है और जिसका संकेत है, तो फिर बर्बादी है। फिर मैं गंभीर शब्द, मैं सिविल वॉर यूज नहीं करना चाहता, बहुत बड़ी बात हो जाती, लेकिन मैं दंगों की कल्पना कर सकता हूं, मैं एक अजीब बेचैनी की कल्पना कर सकता हूं, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, आपका जो विकास हो रहा है उसकी चिंता कर सकता हूं, आपके जो बाहर से निवेश आ रहा है उसकी चिंता कर सकता हूं। ये सब लोग चले जाएंगे, ये आपके पास नहीं रहने वाले। कोई नहीं रहना चाहता जिस देश में हर वक्त बलवा हो रहा हो। ये देश के लिए तमाशा फिर लोग देखेंगे, और फिर उस वक्त देखेंगे कि जिसका जो रिट्रीव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप जैसे कह रहे हैं कोई नहीं रहना चाहता, हर वक्त देश में बलवा हो रहा हो, बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो यही तो कहते हैं कि 10 साल से देश में शांति, अमन, चैन है, कोई बलवा नहीं हो रहा है, दंगे नहीं हो रहे हैं। पहले की सरकारों के वक्त दुनिया भर के मलियाना से लेकर मेरठ तक, बिहार में भागलपुर से लेकर कहां कहां दंगे हुए, वो तो यही बताते हैं कि हमने सब कंट्रोल कर लिया। हाँ, बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। जब आपने एक समाज को इतना दबा दिया कि हौसला टूट जाए, और जब आप 1,54,000 घरों को तोड़ दें, तो फिर तो दंगा कंट्रोल हो जाता है। जब आपके लोग पुलिस में कस्टडी में रहते हुए एक आदमी को, पुलिस के सामने एक आदमी को गोली मार देते हैं इलाहाबाद में, और खौफ में 20 करोड़ लोगों को रखना चाहते हैं, तो फिर आप दंगे को कंट्रोल कर लीजिए, लेकिन कब तक कंट्रोल करने की? देखिए, बांध में पानी एक लेवल पर रहता है, फिर बांध टूटता है। ये
ये दिस इज हिस्ट्री। आखिरी सवाल है नजीब जंग साहब, आपने चूंकि विपक्ष का भी जिक्र किया, हालांकि विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का भी बयान देख रहा हूं, अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान दिया है, एक तरह से कहा है कि ये बीजेपी का नफरती एजेंडा है, कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे ही बयान आया है। विपक्ष की क्या भूमिका ऐसे मौकों पर देखते हैं जब इस तरह का एक सिलसिला शुरू हो रहा है? अगर अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर गांधी जी जिंदा होते तो क्या करते? इस वक्त गांधी, वो तो हो सकता इस है वक्त अनशन पर बैठ गांधी जाते, आमरण जी आमरण सुनिए, अनशन शुरू कर देते। इसलिए इसलिए जी, तो क्या राहुल जी और अखिलेश जी दिल्ली में बैठ के और लखनऊ में बैठ के ये कहने, ये तो कहते, मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन उनके पास उनके आज हिंदुस्तान में कोई विपक्ष का नेता नहीं है जो संभल जाके भूख हड़ताल पे बैठ जाए और ये संकेत दे कि हम हिंदुस्तान में भाईचारा चाहते हैं। हमारा वही मुल्क है, हमारा देखिए वही मुल्क है जहां उसी अकीदे से मुसलमान सिंपल जाता है सर पे साफा बांध के। ये वही मुल्क है जो मोइनुद्दीन चिश्ती पे आपकी मजार आप जाते हैं और एक सिख भाई जाता है मन्नत मांगने के लिए। ये वही मुल्क है। मैं भी जा चुका हूँ तो अजमेर, कोई मैं भी गया विपक्ष हूँ अजमेर करीब। जी, तो क्यों नहीं आपके नेता जाके भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं? क्यों नहीं बैठ सकते? कौन रोक रहा है उनको? 144 तो लगेगी, एक दिन के लिए गिरफ्तार तो होंगे, और क्या होगा? लेकिन अगर आपका जेन्युइन कमिटमेंट, इसीलिए मैंने आपको इशारतन कहा था कि ये सब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा चुके हैं, इनमें वो हौसला खत्म हो चुका है। मैंने मार्क्सिस्ट को फिर अलग करता हूं, मेरा अब भी मानना यह है कि वो पार्टी में लोग सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, लेकिन सब पार्टियां जो हैं ये बात करने के हैं भाई। ये जब तक इनमें द लायन इन द डेन और ये हौसला नहीं होगा। आपने यूपी की बात की, ये एक मजाक बन गया है, दिस यादव मुस्लिम ये वो, कितने मुसलमान यादव इस मुसलमानों को यादव साहब ने प्रमोट किया है कि हम पे लांछन लग जाएगा कि हम जो हैं वो प्रो हिंदू हैं। दिस इज दिस इज प्रो मुस्लिम है, दिस इज एन इशू। नेता हौसला टूट चुका है नेताओं का। ये जब तक अगर आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो फिर आपको लंगोट बांध के अखाड़े में निकलना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नजीब जंग साहब। हमारी चिंता, आपकी चिंता, एक नागरिक की चिंता वही कॉमन है जो देश के सेकुलर फैब्रिक में यकीन करते हैं, भाईचारे वाले समाज को देखना चाहते हैं, और जब तक देश की सियासी जमात इस बात को समझेगी नहीं और जब तक उस दिशा में काम नहीं होगा, तब तक अंजाम क्या होगा हम अभी कल्पना नहीं कर सकते। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नजीब जंग साहब हमारी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नमस्कार।